गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा ही, साथ ही साथ हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ भी चुके हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। साझेदारी मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी, माने बांटना नहीं। तो इसी तरह से लोकतांत्रिक देश एक ऐसा देश होता है जहां पर यह शासन प्रणाली होती है जहां पर शासन का बंटवारा किया जाता है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने के लिए मौका दिया जाता है। तो आइए हम देखें कि किस तरह किस देश में सत्ता का बंटवारा हुआ, तो वहां पर क्या हुआ। और दो देशों का हम उदाहरण लेंगे। एक है, आप देखोगे यहाँ पर है बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम, जो यूरोपीय देश है, छोटा सा यूरोपीय देश है जिसकी सीमा जो है समझो तो साइज जो है हरियाणा के बराबर है और जनसंख्या उससे कम है। और दूसरी तरफ आप आओ तो यहाँ देखोगे ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका है जो जिसकी आबादी हरियाणा से ज्यादा है। और दोनों जगह हम लोग सत्ता की साझेदारी के बारे में देखेंगे। तो आप पाओगे कि ये जो एरिया है बेल्जियम का ऊपर वाला भाग है इसको फ्लेमिश क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। डच बोलने वालों की संख्या लगभग 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। और इस एरिया में देखो, इधर वेलोनिया का क्षेत्र है, ये है वेलोनिया, ये एरिया नीचे है वेलोनिया। वहां पर 40% लोग फ्लेमिश माने फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले हैं। और बेल्जियम राजधानी जो है देखो यहीं पर ब्रुसेल्स है। कौन है? ब्रुसेल्स, जहां पर अधिक आबादी फ्रांसीसियों की ही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? मोर इन नंबर, मतलब संख्या में जो ज्यादा होता है उसको हम बहुमत कहते हैं, और जो संख्या में कम होता है उसको हम माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब देखो तो भाई, और सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाए भाई? यहाँ पर अनेक विभिन्नताएं हैं। कहीं डच बोलने वाले ज्यादा हैं तो कहीं फ्रेंच बोलने वाले हैं, और उसी में 1% जो है आपको जर्मन बोलने वाले हैं। अब वहां सोचा कि भाई किस तरह सत्ता का बंटवारा किया जाए ताकि हर एक व्यक्ति खुश रहे। तो वहां के लोगों ने क्या किया? सत्ता का बंटवारा बहुत उचित ढंग से किया, हर एक चीजों में समान भागीदारी ली। लेकिन अब जरा हम आए श्रीलंका की ओर। तो श्रीलंका में जो एक द्वीपीय देश है, ये श्रीलंका भारत के नीचे में, दक्षिण भारत के नीचे देखोगे तमिलनाडु के बगल में क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और यह है 1948 में आजाद हुआ। लेकिन यहां पर किसकी संख्या ज्यादा है? 74% सिंघाली है। और वहां का मेन भाषा भी सिंघली है, सिंघाली है, सिंघाला। क्या है? सिंघाला। और जब आजादी मिली तो बहुसंख्यक कौन थे वहां? सिंघाला थे, माने सिंघली भाषा जो बोलने वाले थे, सिंघली जात के लोग थे। और धर्म वहां का था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म मानने वाले थे। परिणाम क्या हुआ कि वो लोग सत्ता में काबिज हो गए। और जो 18% वहां तमिल हैं, 18% तमिल बोलने वाले लोग हैं, जो दो तरह के हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल के ही हैं, और दूसरे जो हैं वो भारतीय मूल के हैं जो वहां जाकर बस गए थे। और जो पूर्वोत्तर एरिया है श्रीलंका का, ये जफना प्रायद्वीप, यहीं पर ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन सत्ता का बंटवारा तो सही ढंग से हुआ नहीं। बहुसंख्यकों ने अपना दबाव डालना शुरू कर दिया। परिणाम में हुआ कि दोनों जगह स्थितियां अलग हो गई। बेल्जियम में एक रोल मॉडल उन्होंने पेश किया पूरे विश्व के लिए, जबकि श्रीलंका में क्या हुआ? आए दिन अब टकराव उत्पन्न शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? माइनॉरिटी के बीच में, सिंघालियों के बीच में, तमिलों के बीच में। और यह टकराव 1980 तक
भयंकर हो गया। और आगे चलकर तमिलों ने क्या किया, वहां पर एक राजनीतिक पार्टी बनाई 1980 में, तमिल इलम लीटे, जिसको क्या कहते हैं, लीटे के नाम से भी जानते हैं। और उसका नेता कौन था, प्रभाकरन, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ। और आज भी देखा जाए तो श्रीलंका में क्या है, अस्थायी तो नहीं है। कारण क्या है कि 1956 में वहां पर एक कानून बना दिया गया कि सिंगली भाषा बोलने वालों को ही नौकरियां मिलेंगी। सिंगली भाषा बोलने वालों को ही नौकरी तो मिलेगी, साथ साथ नागरिक भी वो रहेंगे। और ये तमिल जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब मिलेंगी जो सिंगली भाषा बोलेंगे। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता गया। बढ़ेगा ना? आप लोगों के घर में क्या होता है, अगर आपको समान भागीदारी नहीं मिलती है तो आप क्या हो जाते हो, पापा मम्मी पर नाराज हो जाते हो। तो यहाँ पर तो शासन की बात है भाई। तो ऐसी स्थितियां वहां पर देखने को नहीं मिली। ये बेल्जियम जो है, देखोगे बेल्जियम के ये उत्तर में देखोगे नीदरलैंड है, इधर देखो कौन है, जर्मनी है, और एक साइड में जो है फ्रांस है, और थोड़ा दूरी पर देखो अगर तो पाओगे यहाँ पर कौन है, स्विट्जरलैंड दूरी पर है, मगर ये पड़ोसी देश हो गए इसके। और यहाँ की स्थिति ये हुई कि उन्होंने सबक ले लिया था भाई कि शांति तभी रहेगी जब सत्ता का बंटवारा समान रूप से हो। इसलिए 1970 और 1993 के बीच यहाँ पर संविधान में एक बार नहीं, चार बार अमेंडमेंट हुआ, चार बार अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, संशोधन हुआ। परिणाम क्या हुआ कि फ्लेमिश जो हमारे पूरा जो ये जो फ्लेमिश एरिया जो है या पूरे बेल्जियम में एक सरकार रहेगी, जिस माने केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें फ्लेमिश माने फ्रांसीसियों को और डचों को समान भागीदारी दी जाएगी, समान भागीदारी होगी। यदि कोई नियम बनाना होगा तो क्या होना चाहिए, बहुमत आना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक का बहुमत हो जाए तो संभव ही नहीं, आधा है तो। उसी तरह से ये जो फ्रांसीसी बहुल जो क्षेत्र है वेलोनिया में भी वही स्थिति अपनाई गई। दूसरा एक बांटा गया, बताएं आप लोगों को, जैसे भारत में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट, उसी तरह बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाया गया नहीं, और सबको अलग अलग नियम दिए गए, कानून दिए गए, आप इसी पर शासन कर सकते हो, नहीं तो नहीं टकराव हो जाएगी। और कोई किसी के सीमा में उल्लंघन नहीं करेगा, उसके कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। एक तीसरे प्रकार की सरकार बनी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, सामुदायिक सरकार। और उसमें कौन आएंगे भाई, उसमें कौन होंगे, तो जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा बोलने वाले हैं, पूरे अगर फ्रांस है, बेल्जियम में फैले हुए हैं, या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले हैं, वो जहां पर भी हो, या जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, वो अपने में से एक मेंबर को चुनेंगे, और वह मेंबर्स भी कहां होंगे, उस सरकार में शामिल होंगे। तो उसको कहा गया सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस तरह बेल्जियम जो है एक रोल मॉडल बनकर निकला। परिणाम क्या हुआ कि आगे चलकर बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स का जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको यूरोपीय संघ ने अपनी क्या बना लिया, केंद्र बना लिया, सेंटर बना लिया उसको। यूरोपीय संघ का सेंटर बनेगा, कैपिटल समझे एक तरह से बन गया। लेकिन वहीं कहां पर, श्रीलंका बेचारा जो है, वहां पर आज भी देखो तो टकराव की शुरुआत होती रहती है। कारण क्या है कि वहां पर सत्ता की बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ, वहां पर बहुमत बात हो गया, मेजोरिटीज में हो गया। मेजोरिटी बता दिया ना कि जब अधिक संख्या वाले लोग कम संख्या वाले लोगों पर अपना दबाव डालते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के दबाव डालते हैं, वैसी स्थिति को क्या कहते हैं, बहुमत बात कहते हैं। तो आप बात तो मान जाओगे, मैं भी कहूंगा कि भाई हमको पे काम करना है सर, अरे करना पड़ेगा, यस सर, लेकिन अंदर अंदर एक गुस्सा में रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से वहां पर उसी बात हो गई थी। कहां पर, श्रीलंका में, जो आगे चलकर एक दिन तो विस्फोट करेगी, विस्फोट हुई, और वहां की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। मतलब आप क्या समझे
इस सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न भी है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है भाई, क्यों आवश्यक है? तो पहला है सत्ता का समान बंटवारा करने के लिए, हो जाएगा ना। दूसरा जो है फॉर द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के एकता के लिए नहीं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन सिटीजन, लोगों के पर्सनालिटी के विकास के लिए, लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। और लोगों के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा भाई, कैसे होगा? अगर बार हम क्या करेंगे, उसमें सम्मिलित अगर होंगे तो हम में नेतृत्व का गुण आ जाएगा। एक और क्या आ गया हमारे सामने, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ लीडरशिप, नहीं, लीडरशिप की, नेतृत्व की भावना का विकास हो सकता है और हमारा देश अस्थायी हो सकता है, किसी तरह की क्रांति नहीं हो सकती है। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। इज इट क्लियर? यस सर। आप समझ गए? यस सर। तो फिर हम लोग अगले दिन आपको मैं फिर बताऊंगा। धन्यवाद।